अब ये है आपके पास रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट आ जाती है कि रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट इंक्रीज किसकी वजह से होती है। ये आप पहले देख लें कि होती क्या है ये रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, कि जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उसके अंदर प्रॉफिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पार्ट वो होता है कि जिससे आप कंपनी शेयर होल्डर को डिवाइड करते हैं कुछ प्रॉफिट। मिसाल के तौर पे कंपनी ने 1 मिलियन या 10 लाख आपने कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, उसमें से 3 लाख कंपनी ने शेयर होल्डर ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो आपका डिविडेंड कहलाएगा। और जो बाकी आपके पास मतलब 7 लाख है, वो आप उसका कंपनी के फ्यूचर पर्पज के लिए क्या कर देते हैं, रिटेन कर लेते हैं, ताकि इसको फ्यूचर में एडजस्ट किया जाएगा, यूज किया जाएगा, तो वो आपकी रिटेन नहीं कहलाती है। तो नॉर्मली बिजनेस प्रैक्टिस में होता ही है कि जितना आपका प्रीवियस बैलेंस पड़ा होता है वो इसके अंदर आप प्लेस करते हैं, प्लस करंट ईयर की जो आपकी रेवेन्यू है या लॉसेज है वो भी इसके अंदर प्लेस करते हैं। इसी में से फिर जो इतना डिविडेंड देना होता है या बाकी एडजस्टमेंट करनी होती है वो करते हैं, फिर आपके इसका नेट मतलब रिजल्ट निकालते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस क्या है। सो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट क्या होगी, नेट इनकम अगर आएगी तो वो इंक्रीज होगी, चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल आएगा तो उससे भी इंक्रीज हो सकती है, या प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट के जरिए भी इंक्रीज हो सकती है। इसी तरह से नेट लॉसेज होंगे तो इसमें से माइनस हो जाएंगे, डिविडेंड पे करेंगे तो रिटेन अर्निंग से माइनस करेंगे। अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है या प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट हुई है जिससे आपकी इनकम स्टेटमेंट क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो वो भी आप रिटेन अर्निंग में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये आपके फॉर्मेट है कि इसका रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाने का, यानी पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2017। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। अब इसके अंदर प्लस नेट इनकम होगी तो ऐड हो जाएगी, नेट लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। और इससे डिविडेंड देने से पहले अगर कोई आपके पास प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट है, यानी जैसे उसने मिस्टेक की थी, सेल ज्यादा लिखी गई थी वो है, या इसी तरह कोई एक्सपेंस कम या ज्यादा लिखा गया है, कोई रेवेन्यू कम या ज्यादा लिखी गई है, वो उसको आप एडजस्ट करेंगे, फिर उसमें से आप डिविडेंड माइनस करेंगे, पे करेंगे, फिर आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, यानी बैलेंस ऑन December 31, 2017 का जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस आपके पास बचा हुआ है। अब ये देखिए ये प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट के साथ आ रही है कि ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, यानी एरर करेक्शन कितने की थी, 50,000 की, ये माइनस किया, फिर नेट इनकम इसके अंदर ऐड की, फिर डिविडेंड में क्या किया, माइनस किया, उसके बाद क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरह रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिटेन अर्निंग डिस्क्लोज इन नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एप्रोप्रिएट रिटेन अर्निंग्स। अब इसके अंदर ये होता है कि बात जो आपके रेगुलेटर्स हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं कि आपके पास कम अज कम इतनी अमाउंट आपकी रिटेन अर्निंग में पड़ी रहनी चाहिए। या मिसाल के तौर पे आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो भी आपको रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, मिसाल के तौर पे मिलियंस बिलियंस में, तो वो कहते हैं इतने हमारे टोटल लोन का या आपकी टोटल स्टेटमेंट का इतने परसेंट आपके पास रिटेन अर्निंग में हर वक्त पड़ा रहना चाहिए। अब ये अप्रोप्रिएट अर्निंग रिटेन अर्निंग फॉर रिडेम्पशन ऑफ डेट भी हो सकता है, फॉर पेइंग ऑफ टैक्स लिएबिलिटी भी हो सकता है, किसी और पर्पज के लिए भी यूज हो सकता है, तो इसलिए कहते हैं अप्रोप्रिएट रिटेन अर्निंग। और इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है कि इतनी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए, बाकी आप एडजस्ट अमाउंट्स को आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है जी ऑल चेंजेस इन इक्विटी ड्यूरिंग अ पीरियड एक्सेप्ट दोज रिजल्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर टू ओनर्स। तो ये इसके अंदर क्या होता है, ऑल रेवेन्यूज गेन्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिपोर्टेड इन नेट इनकम, ऑल गेन्स लॉसेस एंड बाईपास नेट इनकम, यानी ये कम्प्रिहेंसिव इनकम है जो पिछले हम सारा पढ़ चुके हैं, वो सारे का सारे इसमें अंदर क्या होना चाहिए, मर्ज होना चाहिए, शो होना चाहिए। अब इसके अंदर ये देखें उसने हेडिंग वगैरह सारी बना के उसको वही पहले वाली शो। अब ये सिंपल आपने सारी कैलकुलेशन आपने सेपरेट की होंगी, उसके बाद आपने इसका क्या कर दिया, कहते हैं वन स्टेटमेंट अप्रोच, यानी एडवांटेजेस क्या है इसकी, डज नॉट रिक्वायर द क्रिएशन ऑफ न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड डिसएडवांटेज क्या है, नेट इनकम बरीड एज अ सब टोटल ऑन द स्टेटमेंट। अब ये देखें कि सेल रेवेन्यू, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट इनकम, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम, अब यहाँ से कोई पता नहीं चलता कितना रेवेन्यू हुई कितना लॉस हुआ, और एज एट उसने क्या बताया, कम्प्रिहेंसिव इनकम ये हुई। तो टू अप्रोचेज इसमें वो पहले वाले जो डिस्कस कर चुके थे वही उसी को बार बार डिफरेंट एंगल के साथ बता रहे हैं। उसके बाद आ जाती है जी नेक्स्ट आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। अब इसके अंदर क्या बताया जाता है,
कि आपने ओपनिंग बैलेंस जब बनाएंगे तो आपके कंपनी का नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी, तो इसको शी के नाम से भी याद किया जाता है, SHE, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। अब इसके फॉर्मेट भी वही होगा, पहले कंपनी का नाम होगा, स्टॉक होल्डर इक्विटी कहलाएगी, फॉर द पीरियड ऑफ वो बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा, फिर ड्यूरिंग द ईयर आपको जितना मतलब इनकम या प्रॉफिट हुआ है उसका पार्ट आप इसमें ऐड कर देंगे और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब इसके अंदर कौन कौन से आइटम आपने लिखना होता है, यानी कंट्रीब्यूशन, यानी इश्यूज ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर्स कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड टू ओनर कितनी है, रिकंसिलिएशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ शेयर इक्विटी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, कि आपने इसकी रिकंसिलिएशन भी कहनी है कि शुरू से शेयर कितने इशू हुए थे और अब कितने हुए हैं, तो आपने इसको प्रॉपर अपडेट रखना होता है नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग को। तो ये आपके पास क्या है, कॉमन स्टॉक की कैलकुलेशन की हुई है अलग अलग, उसको मैं बताता हूँ। ये देखें, ये है प्रॉपर फॉर्मेट कि कॉमन स्टॉक आपके पास कितना है, रिटेन अर्निंग कितनी है और अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, अगर प्रेफर्ड स्टॉक है वो कितना है। तो जो जो चीज़ आपके पास इक्विटी में पड़ी हुई है, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक और रिटेन अर्निंग, और इसके बाद जितनी आपके पास नेट इनकम या कंप्रीहेंसिव होगी वो इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल स्टॉक होल्डर का क्लोजिंग बैलेंस ही आ जाएगा। ये बैलेंस शीट के अंदर इस तरह आपने इसको प्रेजेंट करना होता है।